हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स का सब टॉपिक इंजाइम। हम लोग जो है पहले ही थोड़ा सा पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल के बारे में, थोड़ा सा मतलब प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके थे, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन से ही जो है आगे चल करके इंजाइम बनते हैं, और प्रोटीन के जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं वही जो है वही जा करके जो है इंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि इंजाइम्स भाई कैसे बने होते हैं और उनका फंक्शंस क्या होता है। ठीक। तो देखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए, जैसे इंजाइम के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि जितने भी आपके इंजाइम्स होते हैं वो लगभग मोस्टली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक। जितने भी आपके इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के नेचर के होते हैं या फिर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ इनके एक्सेप्शन भी हैं, कुछ इनके एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे कि आरएनए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं उन्हीं को जो है न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो उसमें से डीएनए जो है वो कभी भी इंजाइम के जैसा बिहेव नहीं करता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो जो है बहुत बार जो है कि वो एक इंजाइम के जैसा बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आरएनए के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंजाइम के जैसा बिहेव करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका राइबोजाइम, एक एग्जाम्पल है राइबोजाइम जो कि इंजाइम के जैसा बिहेव करता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल होता है राइबोन्यूक्लियेज, एक दूसरा एग्जाम्पल होता है राइबोन्यूक्लियेज जो कि इंजाइम के जैसा बिहेव करता है। ठीक है। ये कैसा बिहेव करते हैं? इंजाइम के जैसा बिहेव करते हैं। ऐसे ही इक्का दुक्का कोई ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि प्रोटीन के नेचर के ना होकर के कोई दूसरा उनका केमिकल नेचर होगा और वो इंजाइम के जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपको इंजाइम्स देखने के लिए मिलेंगे वो प्रोटीनेशियस ही नेचर के होंगे। ठीक। तो यहाँ से हम लोग जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई हमारे बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग बींग्स में जितने भी इंजाइम्स होते हैं उनका केमिकल नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे ही एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब मोस्टली तो होते ही हैं। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना है, एक यहाँ पर जो है कह सकते हो ट्विस्ट है कि सारे ही एंजाइम प्रोटीनेशियस तो हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन जो है वो कभी भी एंजाइम, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही प्रोटीन एंजाइम्स बन जाए। समझ आ रहा है आपको? तो कुछ ऐसे इंजाइम्स हैं या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि इंजाइम के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स हमेशा इंजाइम्स नहीं होंगे। ठीक। तो एक टर्म होता है, वो टर्म क्या है आप देख लीजिए। क्या होता है वो टर्म? टर्म ये है कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन but all proteins are not enzyme। ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे ही इंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं, सारे इंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स इंजाइम हो ये जरूरी नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे इक्का दुक्का मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इंजाइम के जैसा बिहेव कर देते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने आपको बता दिया भाई, जैसे राइबोजाइम होता है और दूसरा राइबोन्यूक्लियस होता है। तो इसमें से मैं एक का फंक्शन भी आपको बता देता हूँ। जैसे राइबोन्यूक्लियस जो होता है, राइबोन्यूक्लियस क्या करता है? ये आरएनए को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक। आरएनए को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, मतलब राइबोन्यूक्लियस, मान लो कोई आरएनए मॉलिक्यूल है, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर अगर हम राइबोन्यूक्लियस डाल देंगे तो इनको तोड़ देता है, मतलब एक ऐसे इसके पॉलीमर को तोड़ देता है और इनको मोनोमेरिक फॉर्म में कर देगा। ठीक है। तो ये जो होते हैं राइबोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है। फिर कह सकते हो हमने एक दो एग्जांपल देख लिए कि जो अदर देन प्रोटीन्स हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ इंजाइम। आगे देखें हम लोग, आगे हमने क्या लिखा हुआ है भाई? आगे क्या लिखा हुआ है कि एन इंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि देखो जैसे हमारे प्रोटीन के पास क्या होता था?
प्रोटीन के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता था, टर्सरी होता था, क्वाटरनरी होता था, ऐसे स्ट्रक्चर होता था ना हमारे प्रोटीन के पास में। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रेट था, या फिर कह सकते हैं लीनियर हुआ करता था। लीनियर स्ट्रक्चर को जो है हम लोग क्या बोलते थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बोलते थे। वहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था ऐसे थोड़ा सा हेलिक्स के रूप में कॉइल्ड हो जाता था। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी दो पार्ट थे, एक तो अल्फा हेलिक्स था और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट हुआ करता था। वैसे ही यहाँ पर जो है हमारा जो प्रोटीन हमारा जो एंजाइम्स होता है उसके पास भी, क्योंकि भाई ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो इस वजह से इसके पास भी जो है सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो, क्योंकि इसको जो है कोई भी एंजाइम्स को जो है अपने आप में जो है कुछ पैकेट्स बनाने होते हैं। मतलब जैसे देखो, अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तो इसके पास जो है कह सकते हो एक्टिव साइट्स नहीं बनती हैं। अभी एक्टिव साइट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो एक्टिव साइट्स इनको बनाना होता है, इसी वजह से ये हमेशा जो है ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास हमेशा सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। वो भी सेकेंडरी कह सकते हैं आप। सेकेंडरी इतना मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ज्यादा एंजाइम्स जो होते हैं उनके पास टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पाया जाता है, या फिर कह सकते हो टर्सरी स्ट्रक्चर उनके पास पाया जाता है, और वही जो है ज्यादा हाईली एक्टिव होते हैं एज अ एंजाइम। ठीक, तो आगे देखते हैं भाई एक्टिव साइट्स क्या होते हैं। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, देखिए हमने लिखा हुआ है कि द चेन ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम्स क्रिस क्रॉस इटसेल्फ। देखो जो चेन होता है किसी भी प्रोटीन का जो कि एंजाइम्स बना रहा होता है, वो क्रिस क्रॉस करता है एक दूसरे को। जैसे कैसे क्रिस क्रॉस करता होगा, देखो हमने टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा देखा था, किसी प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर देखा हुआ था कि भाई ऐसे वो लगभग हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब खाली ऊन के गोले के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, टर्सरी स्ट्रक्चर बोल देते थे। तो वही यहाँ पर जो एंजाइम्स के पास भी कैसा है, टर्सरी स्ट्रक्चर ही है। एंजाइम्स भी किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस वजह से ये भी कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे ही हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर कह सकते हो 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो खाली ऊन के गोले के जैसा स्ट्रक्चर इसका भी दिखाई देता है। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें जो बीच में आपको खाली पैकेट दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे समझो, ये जो खाली पैकेट बीच के अंदर खाली जगह दिख रही होती है, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। इसी को क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। अब एक्टिव साइट इसको क्यों बोलते हैं, एक्टिव साइट इस वजह से बोलते हैं कि भाई इसी के अंदर, यही जो खाली जगह है इसी के अंदर जो है कोई भी सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट क्या है ये भी समझा रहा हूं मैं आपको। सबस्ट्रेट मतलब ऐसा कोई केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा हो और वो किसी दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ए कंपाउंड है, वो बी के साथ मिल करके क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, सॉरी ए के साथ ए जो है बी के साथ मिल करके क्या बनाएगा, ए बी कंपाउंड बना लेगा। तो जब ये क्या हो जाते हैं, ये सबस्ट्रेट हैं, ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, और ये जो है इनको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, तो अब कोई भी सबस्ट्रेट को जब ट्रांसफॉर्म होना होता है, बदलना होता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो हमेशा वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर के बाइंड करता है। तो ये जो बीच में खाली जगह दिख रही थी, ये इसी जगह पे आकर के बाइंड करेंगे। इसी जगह पे आकर के मान लीजिए ये ए और बी, जो ए था और जो बी था, इस जगह पे आ जाएंगे, और फिर एंजाइम्स इनके बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देगा, और फिर आगे जाकर के रिलीज कर देगा इनके प्रोडक्ट, जो कि क्या हो जाएंगे, ए बी प्रोडक्ट को रिलीज करवा देगा। तो ये ए बी क्या है, ये यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक्टिव साइट क्यों होता है किसी भी एंजाइम के पास में, जो है जो बीच में उनके खाली जगह होती है उसी को जो है हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं, क्योंकि वही एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने में मदद करता है, या फिर वहीं पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं। और फिर जब तक किसी भी एंजाइम के पास एक्टिव साइट नहीं होगा तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करेगा, और जब वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो फिर ओवरऑल कह सकते हो वो स्ट्रक्चर एंजाइम का है ही नहीं। ठीक, तो इसी वजह से किसी भी एंजाइम को जो है अपने साथ में, या फिर कह सकते हो कि उसको अपना जो है टर्सरी स्ट्रक्चर या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके बने हुए उनके पास एक्टिव साइट नहीं बन सकती है। अब जब एक्टिव साइट नहीं होगा तो सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगा, जब सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट कहाँ से ही बनेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा है आगे। तो है क्या लिखा था हमने कि चेन जो है, चेन ऑफ प्रोटीन क्या करते हैं, एंजाइम के
क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे में क्रिस क्रॉस करने की वजह से क्या होता है, इनके पास ढेर सारे पैकेट्स बन जाते हैं, ढेर सारे पैकेट्स बन जाते हैं। और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं, सच पैकेट्स को क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। एक्टिव साइट्स क्या होता है मैंने आपको समझाया, अगर नहीं समझा रहेगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भाई पूछ सकते हैं, एकदम से कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आराम से पूछे, मैं डिटेल में आंसर दूंगा, ठीक। नहीं तो आगे आने वाले लेक्चर में अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं आगे आने वाले लेक्चर में फिर से उसको एक बार कंक्लूड कर लूंगा या फिर इंक्लूड करके आपको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा फिर से, अगर कोई डाउट रहता है तो देखिए एक्टिव साइट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट आकर के फिट होते हैं, फिट होना मतलब बैठना या फिर बाइंड करना, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है मैंने, थ्रू देयर एक्टिव साइट, जो उनके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, जो उनके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज करने का मतलब है, कह सकते हैं आप, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाना, या फिर कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना, कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने को ही बोला जाता है कैटेलाइज, ठीक। तो कैटेलाइज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एट द हाई रेट। एट द हाई रेट का मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से, मान लो नॉर्मली जो ए बी था, मान लो ए प्लस बी जो भी सब्सटेंस थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ए बी में मिल करके क्या बन जाते, ए बी बन जाते, ठीक है। ए प्लस बी मिल करके ए बी बनते। अब ये नॉर्मली अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रहे होते तो धीरे 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 ऐसे मतलब कह सकते हो कि मान लो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन का अगर रेट बोले, रेट मतलब होता है समय, दर, कितना टाइम में जो है वो ए प्लस बी से ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है ए बी में, तो मान लो नॉर्मल समय उसका कितना हो जाता, मान लो ऐसा आप बोल देते हैं हम लोग 20 मिनट में, 20 मिनट में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता। नॉर्मली इंजाइम इसमें काम नहीं कर रहा है, तो 20 मिनट में जाकर के वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ए प्लस बी से ए बी में। लेकिन अगर इसी में हम लोग इंजाइम डाल दें, अगर इसी पे जो है हम लोग इंजाइम लाके डाल दें, इंजाइम डाल दें, तो इंजाइम क्या करेगा, इंजाइम कैसा है हमारा, इंजाइम मैंने बताया आपको कैसा, ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर बना लिया तो इसके बीच में क्या हो गया, पैकेट बन गया भाई, ऐसे बीच में खाली पैकेट बन गया। अब खाली पैकेट बन गया तो इसमें क्या होगा, आपका ये जो सबस्ट्रेट होते हैं आकर के इसी में बैठ जाएंगे, ए बी आकर इसी में बैठ गया। अब इनको क्या करेगा, ये अंदर ही अंदर जो है फटाक से कन्वर्ट कर देगा किसमें, ए बी में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का था, ये आप समझ लीजिए मैजिकली, मतलब जादुई तरीके से इतना तेजी से होगा कि ये 1 मिनट में ही काम हो जाएगा, ये 1 मिनट में ही काम हो जाएगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई रेट पे जो है केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज करने का मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि स्पीड अप कर देते हैं, ठीक, स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो अब स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इसी वजह से जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, इनको जो है हम लोग बोल देते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों बोल दे रहे हैं भाई, बायो कैटलिस्ट इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि ये जो है किसी लिविंग बॉडी में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये एंजाइम्स जो होते हैं किसी लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके सेल के अंदर जो कह सकते हो आपका मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता, उसी को तो जो है कैटेलाइज कर रहे हैं। तो लिविंग बीइंग के अंदर जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को ये कैटेलाइज करने का काम करते हैं। इसी वजह से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब सिंपल, लिविंग, कैटलिस्ट मतलब होता है वही उत्प्रेरक जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक। तो इसी वजह से इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये किसी लिविंग बीइंग में होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है भाई कि अब देखो, जैसे क्या है कि भाई कोई भी लिविंग बीइंग, जैसे मान लो कोई कोई भी छोटा मोटा लिविंग बीइंग ले लो, तो किसको ले लेते हैं, जैसे मुर्गी को ही ले लो तुम। अब मुर्गी को ले लो तुम, अब उसको क्या करो तुम, गर्म आग में जो है, ऐसा मुर्गी मान लो मर गई, उसको गर्म आग में जब तुम रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जलते वो अल्टीमेटली क्या होगा, जल करके खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे हाई टेम्परेचर पर हमने रखा तो लिविंग बीइंग भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे मान लो वो जिंदा ही थी मुर्गी, आप जिंदा उसको जला रहे हो, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, आप कुछ भी ले लो यार, कोई सा भी ऐसा टिश्यू ले लो, उसको जो है आप अगर गर्म तवे पे रखो तो जो लिविंग टिश्यू होता है धीरे धीरे क्या होता है, जल करके खत्म हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे टूट करके खत्म हो गए, ठीक है। तो लिविंग मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे गर्म करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता है, जल करके खत्म हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर के केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। वैसे ही ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, लिविंग बीइंग्स में ही पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब ऐसा समझिए, जब मान लो कोई ऐसे प्रोटीन है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है
किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और ये लॉन्ग चेन होते हैं या फिर कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, और यही अमीनो एसिड के पॉलीमर क्या बना रहे हैं? एंजाइम भी बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब मान लो इनको अगर जो है ये किस में पाए जा रहे हैं? लिविंग बीइंग में पाए जा रहे हैं। जब इसको हम लोग हीट करें, मान लो इनको हम लोग हीट करते हैं, तो इसको भी हीट करेंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो है ये बॉन्ड, जो इनके बीच में आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड टूटने लगते हैं, ये बॉन्ड टूटने लगेंगे और टूट करके क्या हो जाते हैं? ये डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब समझिएगा, देखो डीनेचर मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। नॉर्मल उसका नेचर कैसा था कि पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा, उसके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर गर्म करने की वजह से वो डीनेचर हो जा रहा है, मतलब वो टूट जा रहा है। ठीक है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जा रहा है। अब कोई भी सब्सटेंस भाई, कोई भी प्रोटीन अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो आप सोचिए उसका केमिकल नेचर रह जाएगा या फिर जो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो उसके अंदर रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि इंजाइम्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब हमारे बॉडी में जब ऐसा समझ लीजिए कि जब हमको बुखार उखार होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाने की वजह से बहुत बार क्या होते हैं? हमारे इंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सही से नहीं चल पाती, जिस वजह से हमारा शरीर जो है धीरे धीरे और कमजोर होने लगता है। ठीक, तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे एंजाइम्स सही से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हम कमजोर फील करने लगते हैं या फिर हमारी बीमारी बढ़ने लगती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दवा खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर काम डाउन होता है, कम होता है, और फिर हम वापस से नॉर्मल फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम्स सही से काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो कितना हाई टेम्परेचर जो है भाई हमारे एंजाइम्स के लिए सही नहीं होता है? तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारे एंजाइम सही से काम नहीं करते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे लेकर के जाओगे वो मरना चालू हो जाते हैं, इस वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है कि हमारे पास ऐसे हमको जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने होते हैं जो कि भाई बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। तो उन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो है ऐसा बहुत बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जिसको जो है हमको हाई टेम्परेचर पे वो केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो भाई हाई टेम्परेचर पे हमारा नॉर्मल एंजाइम तो काम कर नहीं सकता है। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, देखो ऐसा केस कब आएगा कि हमको हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको अभी इसी में बताऊंगा। तो लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं कि भाई हाई टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो काम कर सकता है। तो उसको देखते हैं कि कौन सा एंजाइम है। तो देखिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक एंजाइम निकाला किससे? एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में से। एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर से एक एंजाइम निकाला और उसको देखा कि वो जो है हाई टेम्परेचर पे भी एकदम से बढ़िया से स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है और बहुत बढ़िया से काम करता है, और हाई टेम्परेचर पर भी अपनी कैटालिटिक पावर को स्टोर करके रखता है या फिर रिटेन करके रखता है। हाई टेम्परेचर पे भी अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करके रखता है। तो ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है क्या? थर्मोफिलिक मतलब होता है कि जो हाई टेम्परेचर पर वो लिविंग बीइंग आसानी से जिंदा रह सकता हो, उसको बोलते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म था कौन सा? इसको मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म था, इसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। शिट, थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था, ये ध्यान देना आपको। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से जो है एक एंजाइम निकाला गया। कौन सा एंजाइम निकाला गया आप ये देखिएगा। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया के अंदर से जो है एक एंजाइम निकाला गया जिसका नाम था टैक पॉलीमरेज। क्या नाम था? टैक। भाई टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है किसमें से निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करके रख सकता है या फिर हाई टेम्परेचर पर भी जो है वो एक्टिव है, एकदम बहुत बढ़िया से उसका एंजाइम काम कर रहा होता है। तो हाई टेम्परेचर कितना है भाई? हाई टेम्परेचर लगभग उसका जो है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी बहुत आसानी से काम कर सकता है। ठीक, तो हमारा जो है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था भाई,
एक थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म में से जो है ऐसा एंजाइम निकाला जो कि हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे से काम कर सकता है। एग्जांपल कौन सा है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज किससे निकाला गया था? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया था। अब देखो ये काम क्या करता है? काम ये करता है कि बहुत सारे जो है, मान लो क्या होता है, आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जब पढ़ोगे या कह सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब आप उसमें पढ़ते हो, तो उसमें जो है हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, एक चीज क्या पढ़ते हैं? पॉलीमेराइजेशन पढ़ते हैं, पॉलीमेराइजेशन ऑफ द डीएनए। मान लो आपके पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसको आपको जो है पॉलीमेराइज करना है, आपको उसको पॉलीमेराइज करना। पॉलीमेराइज का मतलब ये होता है इसकी कॉपी करना, या फिर कह सकते हो फोटो कॉपी बनाना, या फिर कॉपी बनाना, ऐसा लिख सकते हैं। कॉपी बनाना है, ढेर सारे नंबर में इसका कॉपी बनाना है, ढेर सारा कॉपी बनाना होता है। तो ढेर सारा कॉपी बनाने के लिए जो है हमको सबसे पहले जो हमारा डीएनए मिला हुआ है ना, उसको हमको ब्रेक डाउन करना होता है, उसको तोड़ना होता है। जैसे इसको बीच में से ऐसे तोड़ देना होता है, तो तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है? दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे लेकर के जाते हैं तो ये डीनेचर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो तोड़ने के बाद जो है इसके ऊपर हमको जो है यही जो हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम था ना, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो हमने थर्मस एक्वेटिकस से निकाला था, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, उसको जो है हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं और इसको यहीं पर बैठाते हैं हमारे डीएनए के ऊपर, यहाँ पर इसको ऐसे बैठाते हैं और फिर ये इसको पॉलीमराइज करके जो है हमारे नॉर्मल डीएनए को पॉलीमराइज करके ये जो है बड़ा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना देता है, बड़ा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना दिया। फिर कह सकते हो डबल कर दिया, पहले हमारे पास एक ही डीएनए था लेकिन अभी क्या कर दिया? डबल कर दिया। और ये सब केमिकल रिएक्शन जो है 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉलीमराइज, ये टैग पॉलीमरेज जो है एंजाइम जो काम कर रहा है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही काम कर रहा होता है, और डीएनए को डीनेचर करने के लिए भी हमको 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो अब बताइए हमारे नॉर्मल बॉडी का एंजाइम 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिंदा रहता? नहीं रहता। तो इस वजह से हमको जो है बाहर से एंजाइम को खोजने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम था भाई? टैग पॉलीमरेज एंजाइम था, इसको आपको ध्यान देना है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। आगे देखते हैं भाई। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई कोई भी एंजाइम जो होता है वो कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, कोई भी एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को कभी भी स्टार्ट नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करता है? स्पीड अप करता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? स्पीड अप करता है। किसको? ऑन गोइंग केमिकल रिएक्शन को। मतलब जो कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जैसे मान लो वही एग्जांपल था A प्लस बी वाला, A प्लस बी का जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो AB में ट्रांसफॉर्म होना था, तो ये केमिकल रिएक्शन नॉर्मली चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि इसके साथ ये कोई जबरदस्ती करेगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी एंजाइम आकर के जबरदस्ती बोलेगा कि चलो A और B तुमको जोड़ देते हैं, हम AB में तुमको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसा वो जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जब भी कभी कोई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा तो एंजाइम्स की अगर वहां पर जरूरत है, भाई उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो A प्लस बी जो है, ऐसा समझ लो उसका जो ओनर होगा वो खुद ही आएगा, बोलेगा, खुद ही आकर के बोलेगा कि भाई ये जो A प्लस बी है आपस में जुड़ने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ मिल करके इनको जो है जल्दी से ट्रांसफॉर्म करा दो, किसमें? AB में। तो तब जाकर के यहाँ पर जो है एंजाइम आएगा और इनको क्या कर देगा? स्पीड अप कर देगा, इनके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। आप इसको ऐसे सिंपल साधारण एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई राजगीर जो होता है, जो मिस्त्री होता है, जो घर बनाता है, तो मिस्त्री जो है जो घर बनाता है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपके घर जबरदस्ती आके बोलता रहेगा भैया घर बनवा लो, भैया घर बनवा लो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जबरदस्ती काम नहीं करता रहेगा। आपको जो है, आपको जरूरत पड़ता है, आपको घर बनवाना है, तो आप जाते हो उसको बोलते हो कि भाई साहब मेरा घर बनाना है, ठीक। जब आप उसको बोलते हो घर बनाना है तो फिर वो बोलेगा कि आपको कितना घर बनवाना है, जो भी आपका बड़ा घर छोटा घर हो उसके हिसाब से आप उसको बोलते हो। तो अकेले अगर छोटा घर रहेगा तो अकेले आकर के बना देगा, मान लो 2-4-10 दिन जितना भी लगेगा। आपको चाहिए कि जल्दी बनाना है, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा जो मिस्त्री होते हैं या फिर जो राजगीर होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ राजगीर को आप लेकर के आओगे और तब जाकर के आपका काम बहुत तेजी से होगा। तो मतलब आपको जरूरत पड़ा तब गए आप आदमी के पास, फिर उसको आपने बुला करके लाया और फिर आपका काम हुआ, या फिर आपका काम स्पीड अप हो गया, या फिर आपका काम हुआ। लेकिन सॉरी, वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है कि कोई ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन है तो उसको वो स्पीड अप कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी जबरदस्ती ही जो है जा करके वो काम करने लगे, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन को जबरदस्ती खुद प्रोसीड करवाए, ऐसा वो कभी भी नहीं करता है। आगे देखें तो एंजाइम्स नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम, एंजाइम्स नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे
यहाँ पर जो A प्लस बी मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, AB बना रहे थे। तो देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ A है, एक मॉलिक्यूल ऑफ B है, और कितना मॉलिक्यूल बन रहा है AB का, एक मॉलिक्यूल ही तो AB का भी बन रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसा इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, मान लो तराजू जो है उसको एक तरफ आपने 1 किलो का बाट रखा और दूसरी तरफ 1 किलो का कोई सामान रख दिया, तो अभी जब वो बराबर हो जाता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हिंदी में इसका मतलब होता है सम्यता, शायद बोलते हैं सम्यता, इसका हिंदी में मतलब होता है, मतलब समान हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जो इंजाइम्स होते हैं वो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बस वो जो है इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवा देते हैं। मतलब ये वही चीज है कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ ए को लिया, एक मॉलिक्यूल ऑफ बी को लिया, अब इनको जोड़ना था, तो अब इंजाइम क्या करते हैं, इनको जल्दी से जोड़वा देगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ ए बी को बना देगा। वो कभी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ए को लेकर के, एक मॉलिक्यूल ऑफ बी को लेकर के वो कभी भी 4 मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है। वो कभी भी जो है वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई लिया उसने एक मॉलिक्यूल और 4 मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसा कभी भी वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है वो लाएगा कहाँ से, अपने घर से तो लाएगा नहीं। जो एक्स्ट्रा 4 मॉलिक्यूल हैं वो अपने घर से नहीं लाएगा, इसी वजह से कभी भी वो किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में मदद कर सकता है, बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करेगा। मतलब एक्स्ट्रा केमिकल वो अपने घर से ला करके नहीं देने वाला है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है मैंने कि नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम को कभी भी नहीं बदलता है, बस क्या करता है, हेल्प करता है कि भाई वो जल्दी से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले, ठीक है, रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक, आगे देखें, आगे देखते हैं भाई। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ इंजाइम। इंजाइम्स का भाई केमिकल नेचर कैसा होता है, वो काम कैसे करते हैं, काम क्या करते हैं, ये सब हमने देखा, ठीक। लेकिन अभी हम लोग आगे जो है देखने वाले हैं एक्शन ऑफ इंजाइम, अब काम कैसे करता है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंजाइम्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीनीसिस है तो सेकेंडरी या फिर कैसा स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो और मैंने क्या बताया आपको, ज्यादातर एंजाइम्स कैसे होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के, मतलब स्ट्रक्चर उनका टर्सरी ज्यादातर होता है, सेकेंडरी कोई एक्सेप्शन केस आपको मिलेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी होता है। तो एंजाइम्स ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनके बीच में मैंने क्या बताया, एक्टिव साइट्स होते हैं। ऐसे बीच में क्या होता है, एक्टिव साइट्स होते हैं। अब ये एक्टिव साइट्स में क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को लेते हैं, सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं एक्टिव साइट में, और फिर उसको सबस्ट्रेट को किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये चीज मैंने आपको बेसिक समझाया है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। जो चीज मैंने यहाँ पर बताया था, पीछे बताया था, ये सारी चीजें वही चीज आगे भी लिखा हुआ है। तो मान लो किसी भी इंजाइम, ये क्या है, इंजाइम है, ये समझ लो ये चीज इंजाइम है, यहाँ पर जो मैंने ई बनाया है ये इंजाइम हो गया, रेड कलर वाला पूरा इंजाइम हो गया। ये सबस्ट्रेट है, ये बगल में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को मैंने बीच में ऐड कर दिया। तो अब सबस्ट्रेट जब बगल में जो है, सबस्ट्रेट ने क्या, सॉरी इंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को अपटेक कर लिया, मतलब एक्टिव साइट में उसको फिट कर लिया है, ठीक। तो जब एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट में जो है जब सबस्ट्रेट फिट हो जाता है तो उसको जो हम लोग बोलते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब इंजाइम है उसके बीच में सबस्ट्रेट जाकर के फिट हो चुका है, तो इस केस को जो है बोला जाता है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो इंजाइम ने सबस्ट्रेट को अपने अंदर भरा हुआ है ना, वो क्या करेगा, उसके अंदर ऐसा समझ लो कि उसको ठोक पीट करके उसको चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म। क्यों, क्योंकि हमको सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, प्रोडक्ट में उसको बदलना है ना। तो इस वजह से जब सबस्ट्रेट को अपने अंदर भरेगा ना, तो उसको ठोक पीट करके जो है पुराने बॉन्ड तोड़ करके उसके अंदर कुछ नए नए अलाइनमेंट्स करेगा, या फिर कह सकते हो नए नए बॉन्ड्स बनाएगा। जब नए नए बॉन्ड्स बनाएगा तो ऑब्वियस बात है अल्टीमेटली वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसी नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, जो ये बना हुआ है ऐसा, यहीं पे अगर मैं बना दूं इंजाइम को, यहीं पे बना देता हूँ, यहीं पे समझ लो कि ये इंजाइम, इसके चारों तरफ ये इंजाइम है, ठीक, इंजाइम है। तभी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग अकरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड्स तोड़े जा रहे हैं और नए बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब मान लो वही इंजाइम है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं एक बार, वही इंजाइम समझ लो यहाँ पर, ये इंजाइम अभी भी इसके चारों तरफ लगा हुआ है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या था, सबस्ट्रेट था ये, लेकिन अभी क्या हो गया है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसमें बदल गया है भाई, प्रोडक्ट में बदल गया है। यहाँ पर देखिए ये किसमें बदल गया है, प्रोडक्ट में। जो अभी सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में बदल गया है। तो जब ये इंजाइम ठोक पीट करके उसको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, तो कुछ समय के लिए उसको अपने पास रखेगा। ऐसा नहीं जैसे प्रोडक्ट में बदल गया उसको लात मार के हटा देगा, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो अभी शुरुआत समय में जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो अभी भी उसको होल्ड करके रखा है। तो जब इंजाइम
प्रोडक्ट का जो है कह सकते हो कि जब इंजाइम प्रोडक्ट को भी अपने साथ रखा हुआ होता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे जब सबस्ट्रेट को बाइंड किया था तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते थे, तो जब यहाँ प्रोडक्ट को अपने साथ बाइंड करके रखा है तो इसको इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अब जब इंजाइम ने एकदम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो उसके बाद क्या करेगा, ये अपने अंदर से प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा, प्रोडक्ट को निकाल देगा। तो वही चीज हुआ है, इंजाइम अब क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये एंजाइम था, बीच में इसके एक्टिव साइट था, यहाँ पर अभी क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट क्या किया, निकाल दिया। प्रोडक्ट को जैसे निकाल देगा तो आप बताइए अंदर की तरफ अब क्या हो गया, वापस ये खाली हो गया, अंदर की तरफ वापस से ये खाली हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो एंजाइम था हमारा वो केमिकल रिएक्शन को अब पूरा करवा चुका है, अब वापस से वो फ्री हो चुका है, वापस से वो फ्री हो चुका है। अब ये फिर से जो एंजाइम था हमारा, ये फिर से जो है नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए तैयार हो गया है। नया सबस्ट्रेट, यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो वापस से नए सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए तैयार हो गया। तो नया सबस्ट्रेट अब फिर से वो बाइंड कर सकता है और फिर से उसको जो है प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको समझिए क्या लिखा है भाई मैंने, कि मान लीजिए एंजाइम जो है अब क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है अपने प्रोडक्ट को, जिस सबस्ट्रेट को लेकर के उसने प्रोडक्ट में बदला था उसको रिलीज कर देगा। तो वापस क्या हो जाएगा, एंजाइम्स वंस अगेन रेडी टू बाइंड विथ द अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए अब वो तैयार है। ठीक, तो अब देखते हैं भाई, ये तो आपको समझ में आ गया कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड करता है, फिर उसको प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, फिर वही एंजाइम वापस से कैसे रेडी हो जाता है फिर से नए सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो था थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो जब सब एंजाइम ने जो है जब सबस्ट्रेट को बाइंड किया था ना, यहाँ तक ये वाला स्टेट आपको जो दिख रहा है, इस स्टेट को जो हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब जो है सबस्ट्रेट का रूपांतरण हो रहा है, मतलब एक रूप से वो दूसरे रूप में अब इसका बदलाव होना चालू हो गया है। ठीक, ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन जानते हो ना आप लोग, आज के जमाने में कौन नहीं जानता ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या, ट्रांजिशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि भाई अभी वो अनस्टेबल स्टेज में है, अब वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो और इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है स्टेट को तो हमने बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट, और जो ये प्रोसेस है पूरा यहाँ से यहाँ तक के लेकर के जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग जो है ट्रांजिएंट फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट फिनोमेना का मतलब सिंपल होता है कि एक स्टेबल प्रक्रिया है जो कि हो रही है। यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो ये वापस से पीछे ही चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कुछ मान लो कोई डिस्टर्बेंस हो गया, मान लो एंजाइम वीक हो गया या फिर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी सही से नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में अगर सही से बॉन्ड नहीं बना तो ये वापस से छोड़ देगा, सबस्ट्रेट वापस से पीछे चला जाएगा, एंजाइम वापस से पीछे चला जा सकता है। तो इसको जो है कह सकते हो एक अनस्टेबल स्टेट होता है। अगर ये सही से बॉन्ड बने तो वापस से आगे जाकर के बढ़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो मुझे जहां तक लगता है आपको एक्शन ऑफ एंजाइम समझा रहेगा। नहीं समझा भाई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा और अच्छे से और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझे, फिर कभी भी आपको एंजाइम का टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे देखें भाई, तो देखो वही हमने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया हुआ है, ग्राफ में दिखाने की कोशिश करी है कि कोई भी एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कैसे प्रोडक्ट के अंदर बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक तो मैंने दिखाया हुआ यहाँ पर जो है कि भाई बिना एंजाइम के कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है रिएक्शन कैसे करके जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, और एक केमिकल रिएक्शन दिखाया मैंने कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या फिर कह सकते हो कोई सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है जब उसके ऊपर हम लोग एंजाइम डाल देते हैं। एक तो बिना एंजाइम के और एक एंजाइम के साथ में है। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल वही सेम हमारा चलता है, ए बी का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस ए है, वो बी के साथ केमिकल रिएक्शन करना चाह रहा है, वो केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या होता है, एक एनर्जी चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हमेशा कोई भी केमिकल, जैसे आपको ही कुछ काम करने के लिए भाई जब तक कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको, जो है मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ या फिर कोई भी आप में से कुछ जॉब करेगा, तो अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो जॉब करेगा क्या,
कभी भी नहीं जॉब करेगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर जो है जो इंजाइम्स है, सॉरी जो सबस्ट्रेट है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड कब करेंगे, जब उनको कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी या फिर कोई कह सकते हो कुछ ना कुछ उनको एनर्जी दिया जाएगा, तभी जो है जा करके वो ए बी में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो जो एनर्जी उनको चाहिए होती है ए बी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन को चाहिए ही होता है। ठीक, जैसे मान लो कोई लकड़ी है, आप उसको जलाओगे तो पहले क्या करोगे, माचिस जला करके उसको भाई थोड़ा आग दोगे, पहले से बाहर से आग दोगे, उसको कुछ देर गर्म होगा वो पहले, फिर जा करके धीरे धीरे आग पकड़ेगा। तो जो गर्म होने का प्रोसेस होता है, पहले वो जो गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है, उसी को जो हम लोग बोल सकते हैं उसकी क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। वैसे ही यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो मान लीजिए इसमें अभी हमने इंजाइम नहीं डाला है, तो जब इंजाइम नहीं डाले रहते हैं ना, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसकी डिमांड हाई होती है। अगर इंजाइम नहीं डाले हैं तो उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी डिमांड हाई होगी। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम में जाकर के ये गर्म होगा, फिर जाकर के रिएक्शन करना चालू करेगा और फिर बहुत देर में जाकर के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम लोग इंजाइम डाल दें, यहाँ पर अगर हम लोग जो है इंजाइम डाल देते हैं, इंजाइम डाल देते हैं अगर इस केमिकल रिएक्शन पे, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये तुरंत ही क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो, क्योंकि इंजाइम आ गया है। इंजाइम क्या करेगा, इनको जो है बहुत जल्दी कम ही एनर्जी पर, या फिर कह सकते हो कम ही एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करेगा, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इसी वजह से तो जो है इंजाइम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत जल्दी मतलब कह सकते हो पूरा करवा देते हैं, बहुत ही जल्दी किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं कोई भी इंजाइम। इंजाइम का काम ही क्या है भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करना, स्पीड अप करना। ठीक, तो अगर इंजाइम डालने के बाद भी जो है वही सेम एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा होगा, तो फिर तो कोई मतलब रह ही नहीं गया इंजाइम डालने का। तो वही मैंने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया हुआ है कि भाई मान लो कोई सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और ये यहाँ पर इस ग्राफ इस तरफ जो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी केमिकल जो होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा होता है तो उसका हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा कि कोई सबस्ट्रेट जो है जब वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा होगा तो हमेशा कैसा होगा, हाई होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा अभी आपको, ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर बाद में जब जैसे ही वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब वो सब्सटेंस अलग अलग थे, जब वो केमिकल्स अलग अलग थे, तो उनके पास समझ लो, कह सकते हो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही केमिकल रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ऐसा समझ लो कि जो सबस्ट्रेट है ये अनस्टेबल रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। तो आप बताइए, दुनिया में सभी चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है भाई। सभी, आप मैं सब स्टेबल होना चाहते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्योंकि पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, घर बना के क्या होगा, आप स्टेबल, आप खुशी चाहते हैं, उसी वजह से सारा काम करना चाहते हैं। तो दुनिया में हर चीज़ क्या होती है, स्टेबल होना चाहती है। तो वही यहाँ पर भी जो सबस्ट्रेट है वह भी हाईली एनर्जेटिक होता है। तो केमिकल रिएक्शन करके वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो कम एनर्जी रहेगा तभी जाकर के स्टेबल होगा। देखो बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दिन भर इधर उधर कूदते फानते रहेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, हाँ लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करेगा, कुछ भी करेगा, दिन भर कुछ न कुछ करता रहेगा। लेकिन वही आपके घर में अगर जो आपके दादाजी हैं या फिर सीनियर सिटीजन है, वो शांति से बैठे रहते हैं घर में। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल हो चुके हैं, उनके अंदर अब उतना एनर्जी नहीं रह गया। मुझे लगता है ये इसी एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसके पास कम एनर्जी होता है, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, वो अभी क्या है, अनस्टेबल रहता है। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या है कि सबस्ट्रेट जो है, अगर उसके पास कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी हमने नहीं दिया है, कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया, कोई भी इंजाइम नहीं दिया है, माय मिस्टेक, कोई भी इंजाइम अगर हमने नहीं दिया है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अपने बेसिक लेवल से देखो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तब जाकर के वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो वही देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट इंजाइम, बिना इंजाइम के, जहाँ पर हमने इंजाइम नहीं दिया तो उस केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया, इंजाइम्स दे दिया, इसको इंजाइम अगर दे दिया, तो देखो कितने कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही काम हो जा रहा है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है, लो। तो इस वजह से
देखो इंजाइम्स जैसे हमने डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो यही जो है इंजाइम की फंक्शनिंग दिखाई गई है, या फिर कह सकते हो एक्शन ऑफ इंजाइम दिखाया गया है कि भाई बिना इंजाइम के कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और वहीं पर अगर हम लोग इंजाइम डाल देते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है। तो बिना इंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगा, और जैसे इंजाइम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी उसका कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं भाई, हम लोग आगे देखें तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि हमारी इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, तो पहला कारक होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसा है भाई, इंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इंजाइम्स कैसे हैं, प्रोटीन के बने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो टूटने लगेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर एक टाइम पे जाकर के खत्म हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई टेम्परेचर जो है इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। कैसे करता है, देखो लो टेम्परेचर मान लो, यहाँ पर 3 तरीके से दिखाया गया है। लो टेम्परेचर पर अगर देखते हैं तो मान लो कोई इंजाइम है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। अब बताओ, जैसे आपको ही मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं तो आप कितना एक्टिव रहोगे, आप बिल्कुल एक्टिव नहीं रहोगे। आप चाहोगे भाई कंबल रजाई दे दो, मैं एकदम शांति से कोने में बैठ जाऊं, बस मुझे गर्मी चाहिए। तो जब बताओ आपकी पूरी बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी जो है वो लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जा रही है, तो बताओ प्रोटीन या फिर इंजाइम कैसे एक्टिव रहेगा। तो लो टेम्परेचर पर जो इंजाइम होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वही चीज मैंने बताया है कि इंजाइम जो है लो टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, बिकम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। और वही अगर हाई टेम्परेचर दे दे, तो हाई टेम्परेचर दोगे तो भाई ऑब्वियस बात है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा, मरने लगेगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाता है, मर जाता है। तो तब भाई इंजाइम्स काम कितने पे अच्छे से करेगा, कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा जिस पे काम अच्छे से करेगा। तो भाई हर इंजाइम को कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे टेम्परेचर लेवल हो सकता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर कोई भी इंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर कह सकते हो फेवरेबल टेम्परेचर। तो फेवरेबल टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, जिसपे क्या होगा, इंजाइम बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, एकदम मस्त अपना भाई खुल के एकदम मजे में नाच गा करके काम वो करेगा, उसको फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग ऑन एन एवरेज इंजाइम की बात करी जाए तो जो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस जो है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर होता है किसी भी इंजाइम को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए। ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। आगे देखें, अगर हम लोग इसी में टेम्परेचर की ही बात करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देखें। देखो नोट पॉइंट पे मैंने बताया हुआ है, नोट पॉइंट में क्या बताया है कि भाई फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक, फॉर एवरी 10 डिग्री, मान लो कोई भी इंजाइम है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, वो इनएक्टिव होगा। लेकिन आपने उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मतलब थोड़ा सा तो गर्मी मिलेगा ना। आपको जैसे 0 पे रखा था भाई तो आप खुद ही एकदम ठिठुरे से बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा गर्मी मिला तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी आएगा। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे मान लो 10 डिग्री बढ़ा है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव होगा। और 10 डिग्री बढ़ा दिया तो मोर एक्टिव हो जाएगा, और थोड़ा सा 10 बढ़ा दिया तो और मोस्ट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, आप बताइए यहां से कितना हो गया, 0 से 10 डिग्री, 10 आ गया तो 20 डिग्री हो गया, 10 और आ गया तो 30 डिग्री हो गया। तो बताओ लगभग 30 डिग्री तक ही तो क्या होता है, ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। लेकिन अब इसके बाद अगर आप 10 एक्स्ट्रा दे दोगे, इसके बाद अगर मैं कहूं आप 10 एक्स्ट्रा दे दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, अगर 10 डिग्री आप एक्स्ट्रा दिए तो अभी कितना टेम्परेचर हो गया 40, और 40 क्या हो जाता है भाई, इस पे मरने लगेगा, डीनेचर होने लगेगा, तो वापस से एंजाइम खत्म हो जाएगा। अब भाई ये काम नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी भी हम लोग मान लो 0 से बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे मान लो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या बताया जा रहा है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे इंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप 10-10 बढ़ाते जाओगे तो हमेशा डबल होते जाएगा, 200 डिग्री कर दिया तो और तेजी से काम करने लगेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर जो है, हर 10 डिग्री टेम्परेचर पर उसका एक्टिविटी डबल तो हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर तक ही डबल करोगे तो बढ़ेगा, अदरवाइज वो मरना चालू कर देगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि हर 10 डिग्री पे क्या होता है,
हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तक ऐसा काम करता रहेगा। ठीक, तो वही ग्राफ में मैंने यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर इंजाइम एक्टिविटी दिखा है, यहाँ पर टेम्परेचर रेट दिखाया हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री पे कैसा होता है, इंजाइम इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे मान लो 0 से 10 किया, 0 से 10 किया, 10 किया, फिर 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, 30 तक तो क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ ही रही है। लेकिन जैसे उससे 40 किया हमने तो एक्टिविटी क्या होने लगा, गिरने लगा। 50 किया और गिर गया, 60 किया और गिर गया, एक टाइम पर क्या हो गया, आकर के मर ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होगा, इंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगा। लो टेम्परेचर पर भी, लो टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट होगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा, मतलब मरा नहीं है, इनएक्टिव है, फ्रीज हुआ है। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, एकदम से खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये तो हो गया भाई टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं पीएच, पीएच कैसे अफेक्ट करता है। पीएच मतलब आप समझ रहे होंगे, पीएच मतलब कह सकते हो कि वही एसिड बेस, एसिड बेस कैसे हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, लो पीएच है, आप बताइए अगर कोई भी केमिकल है उसका लो पीएच होगा तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, एसिडिक होता है। और वहीं पर अगर हाई पीएच है तो क्या होगा, हाईली बेसिक, हाईली बेसिक या फिर अल्कलाइन बोल दो, आप जो बोलना है बोल सकते हो, हाईली बेसिक है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई अगर हाईली एसिडिक कंडीशन होगा, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो जो हमारा इंजाइम है वो कैसा बिहेव करेगा, तो हाईली एसिडिक कंडीशन में हमारा इंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक, मतलब वो काम करना बंद कर देता है हाईली एसिडिक कंडीशन पर। और वही चीज जो है अगर हाई पीएच पे देखें, हाई पीएच पे देखें या फिर कह सकते हैं हाईली बेसिक कंडीशन पर देखते हैं, तो वहां पर भी इंजाइम हमारा कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इंजाइम भाई काम कब सही से करता है, तो देखो अलग अलग इंजाइम्स का काम करने का अलग अलग पीएच हो सकता है, सबका अलग अलग पीएच होगा, उनका मतलब कह सकते हो इफिशिएंटली वर्क करने का अलग अलग पीएच हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज पीएच नहीं बता सकते हैं कि नंबर में बता दे कि भाई 6.5 से लेकर के 7.8 के बीच में रहेगा तो वो एक ऑप्टिमम पीएच होगा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे हजारों इंजाइम्स हैं और हजारों इंजाइम्स का काम करने का पीएच जो है अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उनका सबका क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच होगा जिसके ऊपर वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपना 100% काम कर रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि हर इंजाइम का अपना अलग ऑप्टिमम पीएच होगा, उसी पे वो काम करेगा। ना तो हाईली कह सकते हो, ना तो हाई पीएच पे अच्छे से काम करेगा, ना तो लो पीएच पे अच्छे से काम करेगा। काम किस पे अच्छे से करेगा, ऑप्टिमम पीएच पे अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच पे इंजाइम जो है एक्ट करेगा कैसे, एफिशिएंटली। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया है, एनसीईआरटी में दिया गया है 7.8 पीएच जो होता है, 7.8 पीएच जो है ये एक ऑप्टिमम पीएच होता है एक इंजाइम के लिए। किसके लिए, पैनक्रियाटिक इंजाइम के लिए, जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो इंजाइम पाए जाते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनके लिए जो है जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 7.8 होता है। इसको ध्यान देना है, पैनक्रियाटिक इंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच होता है कितना होता है, 7.8 होता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पीएच का, भाई पीएच का भी डायग्राम दिखाया गया है, या फिर कह सकते हो फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पर इंजाइम की एक्टिविटी भाई दिखाई गई, यहाँ पर पीएच लेवल दिखाया गया। तो लो पीएच होगा, मान लो यहाँ पर क्या होगा, लो पीएच, लो पीएच में क्या होगा, इनएक्टिव। और हाई पीएच पे भी क्या है, यहाँ पर क्या होगा, हाई पीएच, हाई पीएच पे भी क्या है, इनएक्टिव है। ठीक, और ऑप्टिमम पीएच पे क्या होगा, एक्टिव, सिंपल। ऑप्टिमम पीएच पे एक्टिव होगा। अब वो ऑप्टिमम पीएच का नंबर क्या हो सकता है वो पता नहीं। ठीक, आगे देखते हैं, वो पता नहीं इस वजह से है क्योंकि भाई सब इंजाइम का अलग अलग पीएच हो सकता है ऑप्टिमम। ठीक है, ऐसा मत समझना कि पता नहीं बोल दिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई एक तीसरा कारक भी होता है जो कि हमारे इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे इंपैक्ट करता है हमारे इंजाइम की एक्टिविटी को, इसको आप ऐसे सिंपल एग्जांपल से अगर एक बार मैं ओवर थ्रू कर दूं कि इसको कैसे आप समझ सकते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे आपको घर बनाना है, जैसे मान लो आपको 4 कमरे का घर बनाना है, तो 4 कमरे का घर बनाना है, घर बनाना है, तो मान लो एक आपने एक मिस्त्री लेकर के आया घर बनाने के लिए, एक जो है राजगीर लेकर के आया जो आपका घर बनाएगा, उसको लेकर के आया। तो अब वो एक आदमी जो है वो 4 कमरे का घर लगभग 2 महीने में बनाएगा।
भाई उसके पास मतलब 2 हाथ है, वो जितना भी मेहनत करेगा तो धीरे धीरे करके लगभग मान लो ऑन एन एवरेज वो 2 महीने में जाकर के आपका घर बना पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही घर आपको जो है जल्दी बनवाना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप चार मिस्त्री ले सकते हो, 10 मिस्त्री हायर कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा मिस्त्री हायर करोगे वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा तेजी से काम करेगा, ठीक है, तेजी से काम करेगा। और उसके साथ में आपको तेजी से काम करवाना है तो उसके लिए जो है आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए उसको भी जो है कह सकते हो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट में आपको उसको अवेलेबल कराना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको घर बनाना है, आप जो है सामान ही नहीं ले आ रहे हो, सही से सामान नहीं लाओगे सही से तो 10 मिस्त्री का 1000 मिस्त्री कर लो तो भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इस वजह से कोई भी काम को एफिशिएंट करवाने के लिए जो है आपको सामान भी, रॉ मटेरियल भी सही से या फिर कह सकते हो कि एकदम मतलब एफिशिएंट अमाउंट में आपको उसको अवेलेबल करवाना होगा, तभी जो है वो लेबर भी अच्छे से काम कर पाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर इंजाइम के ऊपर भी लागू होता है कि अगर मान लो कोई इंजाइम है वो कब सही से काम करेगा, जब उसके पास सबस्ट्रेट जो है अवेलेबल रहेंगे, तभी जो है किसी भी प्रोडक्ट को वो बना पाएगा। अगर उसके पास सबस्ट्रेट नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि भाई कोई भी मतलब सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है इंजाइम को काम करने के लिए, इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मान लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है, एक इंजाइम है, ये इंजाइम है, मान लो ये एक बार में 10, ऐसा समझो एक बार में ये क्या कर सकता है, एक बार में जो है ये 10 सबस्ट्रेट को पकड़ करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है 10 प्रोडक्ट में। ध्यान दीजिएगा, एक इंजाइम एक बार में 10 सबस्ट्रेट को पकड़ के वो 10 प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक। तो अब आपने ये कर सकता है, मतलब ये 10 सबस्ट्रेट को बदल सकता है, लेकिन आपने उसको दिया कितना, आपने उसको मान लो 5 ही दिया, आपने उसको कितना दिया, 5 सबस्ट्रेट दिया है, ठीक। 5 सबस्ट्रेट दिया तो वो क्या करेगा, 5 प्रोडक्ट बना देगा। 5 सबस्ट्रेट दिया आपने तो 5 प्रोडक्ट बना देगा। आपने 1 दिया होगा तो 1 बनाएगा, ठीक। लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 की है, 10 की है, मतलब ये 10 को जो है एक बार में बाइंड करके एक बार में 10 प्रोडक्ट बना सकता है। तो आप 1 2 5 2 10 दो, वो एक बार में उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। लेकिन आप 10 से जैसे ही ज़्यादा दिए, 10 से जैसे ज़्यादा दिए, मान लीजिए 11 दे दिया आपने, 11 सबस्ट्रेट दे दिया, तो अब वो पहले 10 को ट्रांसफॉर्म करेगा। पहले किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, पहले 10 को करेगा, और फिर बाद में जो एक बच जाएगा उसको फिर नेक्स्ट टाइम आकर के पकड़ करके फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक इंजाइम की जो कह सकते हो वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। मान लो एक इंजाइम जो है एक बार में हो सकता है किसी 10 सबस्ट्रेट को पकड़ के बदल सकता होगा, कोई ऐसा इंजाइम होगा जो 100 को बदल सकता हो, कोई ऐसा इंजाइम होगा जो 1000 मॉलिक्यूल को एक बार में पकड़ के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता होगा। लेकिन सभी इंजाइम की एक एफिशिएंसी होती है कि वो मैक्सिमम कितना सबस्ट्रेट को पकड़ करके वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता होगा। तो मान लो किसी भी एक इंजाइम है जिसको 100 मान लो जो 1000 सबस्ट्रेट को पकड़ करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता होगा, तो आप उसको 1 दो, 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, जब तक उसको 1000 नहीं दोगे तब तक वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कोई वही मॉलिक्यूल वही इंजाइम है जिसके पास 1000 बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, 1000 सबस्ट्रेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक को भी 1 सेकंड में कर सकता है और 1000 को भी 1 सेकंड में कर सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सबस्ट्रेट देते हो। अगर 1000 दोगे तो फटाफट 1000 बनाता जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आप 1000 से जो है 1000 से ज्यादा दे दोगे, जैसे मतलब क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, 1000 हो गई, जैसे इसकी 10 की थी वैसे उसकी कितनी है, 1000 की है। तो जैसे 1000 से ज्यादा करोगे अब वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैक्स आउट नहीं होगा, मतलब मैक्स आउट हो चुका है। अब उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वो अब 1010 को भी जो है 1 सेकंड में करे, नहीं। अब वो 1010 को जो है पहले 1000 को 1 सेकंड में कर लेगा, फिर अगले 10 को जो है अगले 1 सेकंड में करेगा। मतलब दोनों को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकंड, ऐसा समझ लो कि 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को जो है ट्रांसफॉर्म कर, मतलब ऐसा समझ लो कि जितना भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे इंजाइम उतना अच्छे से काम करेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। क्यों, क्योंकि सभी इंजाइम की एक कह सकते हो एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं। उससे जैसे ही उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच होती है उसको हम लोग बोलते हैं वी मैक्स या फिर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी मैक्स या फिर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं।
आगे देखते हैं, तो दिस इज बिकॉज इंजाइम्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स का नंबर होता है वो तो फिक्स है ना। जैसे मान लो हमारी बॉडी में 10 लाख इंजाइम है, लेकिन अब तुम सबस्ट्रेट तो 10 करोड़ भी दे सकते हो। मान लो 10 लाख इंजाइम मिल करके 10 लाख ग्लूकोज को जो है ट्रांसफॉर्म करते होंगे एटीपी में, या फिर हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करते होंगे। लेकिन अब आप 1 करोड़ जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे दोगे तो 10 लाख इंजाइम तो फिक्स है। सबस्ट्रेट जो है मान लो 10 लाख आपने ग्लूकोज दिया तो वो तुरंत ट्रांसफॉर्म कर देगा, फिर अगले सेकंड 10 दोगे फिर वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन आपने 20 लाख एक बार में दे दिया या 50 लाख एक बार में दे दिया तो भाई इंजाइम का नंबर तो फिक्स है, लेकिन सबस्ट्रेट तो बढ़ा सकते हो ना आप। इसी वजह से क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, या फिर उसी पे जाकर के रुक जाता है, जिसको हम लोग वी मैक्स बोलते हैं या फिर सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द सैचुरेशन देयर आर नो फ्री इंजाइम्स, मतलब मैक्स आउट करने के बाद कोई भी इंजाइम्स खाली नहीं बचता है जो कि एडिशनल सबस्ट्रेट को बाइंड करके ट्रांसफॉर्म कर सके। मुझे आशा है कि आपको ये समझा रहेगा। अगर नहीं समझा रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इसके बारे में मुझसे। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है कि वही मतलब इंजाइम की एफिशिएंसी को दिखाया गया है कि भाई मैक्सिमम कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ पर मान लो हमने क्या दिखाया है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मान लो यहाँ पर हमने 1 दिया, 2 दिया, 10 दिया, 50 दिया, 100 दिया, तो इंजाइम कैसे काम कर रहा है। तो शुरुआती समय में देखो आपने 1 दिया बदल दिया, 2 दिया बदल दिया, 3 दिया बदल दिया। मान लो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 10,000 की थी या 1,000 की थी, 1,000 समझ लो, 1,000 की थी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जैसे आपने जो है 1,000 उसको दिया, 1,000 जैसे आपने दिया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपना काम कर देगा, मैक्सिमम अपना काम कर देगा। और उसके बाद आप क्या करो, चाहे उसको 12,000 दे दो, चाहे 15,000 दे दो, कुछ भी दे दो, वो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। वो 1,000 को ट्रांसफॉर्म करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ेगा। अब वो अपना पूरा टाइम लेगा, पहले 1,000 को ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर बाकी जो बचा रहेगा उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बताया था, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। ठीक, वी मैक्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसी का हम हाफ कर देते हैं, मान लो ये जो मैक्सिमम मैक्स आउट था इसी का अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो हाफ क्या हो जाता है, ये मान लो इसको हमने हाफ बोल दिया है, ये क्या है, हाफ है। हाफ को जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकलिस, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकलिस। इन्होंने जो है हमको क्या बताया कि जो है कोई भी एंजाइम का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है या फिर मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होता है, उसका हाफ पॉइंट को जो है इन्होंने केएम बोला। उसके हाफ पॉइंट को इन्होंने क्या बोला, केएम बोला। केएम का मतलब है माइकलिस कांस्टेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म मतलब कह सकते हो, इसका मतलब होता है माइकलिस कांस्टेंट। तो इन्होंने हमको क्या बताया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है या फिर कोई भी एंजाइम की जो मैक्स आउट कैपेसिटी होती है कि भाई इससे ज्यादा मतलब वो काम नहीं कर सकता है, तो उसका हाफ पॉइंट वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स बाई 2, कोई भी एंजाइम जितना जल्दी अपना वी मैक्स बाई 2 अचीव करेगा उतना ही जल्दी वो वी मैक्स कर सकता है। मतलब इसका सिंपल से एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक लेबर जो है, कोई एक काम है, मान लो उसको 1,000 ईंट को ग्राउंड से लेकर के छत पे लेकर के जाना है। एग्जांपल ऐसा इजी सा एग्जांपल है, ग्राउंड से उनको ईंट को उठा करके छत पे लेकर जाना है 1,000 ईंट को। तो मान लो वो जो है वो 1,000 ईंट को जो है वो एक पूरे दिन में लेकर के जा रहा है, मतलब सुबह से लेकर के शाम कर दे रहा है, मतलब 12 घंटा में उसको लेकर के जा रहा है। तो अपना आधा काम कितना देर में करेगा, 6 घंटे में करेगा, और मैक्सिमम काम कितना देर में करेगा, 12 घंटे में करेगा। तो लेकिन अगर कैसे भी करके मान लो हमने 2 मजदूर लगा दिए, 2 लेबर लगा दिए, अब वो आधा काम 6 घंटे की बजाय वो 3 घंटे में कर सकते हैं। तो मैक्सिमम काम कितनी देर में कर लेगा, वो मैक्सिमम काम वो 6 घंटे में कर लेगा। तो वही यहाँ पर ये माइकलिस साहब हमको यही बताना चाहते थे कि वी मैक्स जो है कोई भी एंजाइम जितना जल्दी अचीव कर लेगा, मतलब वी मैक्स बाई 2, मतलब वी मैक्स का आधा जितना जल्दी अचीव करेगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वी मैक्स भी वो उतना ही जल्दी अचीव करेगा। मतलब ये जितना कम होगा किसी भी एंजाइम का, उतना ही कम क्या होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट होगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग, वी मैक्स बाई 2 मतलब वी मैक्स का हाफ जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी क्या आ सकता है, वी मैक्स आ सकता है। मतलब आधा काम जितना जल्दी कर सकते हो उतना ही जल्दी क्या कर सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी है कि आप पूरा भी काम उतना जल्दी खत्म कर दो। तो वही आगे यहाँ पर दिखाया है, केएम का मतलब क्या है, माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन रीचेस द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो केएम क्या होता है, मतलब सिंपल सा ये है कि भाई केएम क्या है, वी मैक्स बाई 2, मतलब वी मैक्स बाई मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केएम बोलते हैं या फिर माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, लोअर द वैल्यू ऑफ केएम, मान लो जितना कम क्या होगा, केएम होगा,
जितना कम Km मतलब Vmax/2 जितना जल्दी अचीव होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि क्या हो रहा है, सॉरी क्या बताना चाह रहा है ये Km, हाँ Km जितना जल्दी अचीव करेगा, Km जितना लोअर होगा, हाँ ये समझिएगा कि भाई अगर Km जल्दी हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका एंजाइम का इंटरेस्ट क्या है, सबस्ट्रेट में बहुत ज्यादा है। तो यही दिखाया है कि एफिनिटी क्या होगा, इंजाइम्स का सबस्ट्रेट को लेकर के ज्यादा होगा। भाई अब जितना Km जितना जल्दी Km जितना मतलब Km जो है या फिर जिसको Vmax/2 बोलते हैं, जितना जल्दी अचीव होगा उतना ही जल्दी तो Vmax भी अचीव होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो इंजाइम की एफिनिटी जो है सबस्ट्रेट को लेकर के ज्यादा है, तभी तो वो Km को जल्दी अचीव कर पा रहा है, Km को तभी तो जल्दी अचीव कर पा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग आगे देखते हैं Vmax के बारे में क्या बता रहा है। भाई Vmax के बारे में बता रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इंजाइम व्हेन इंजाइम्स आर फुल्ली सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। ये देखो मैंने बताया, ऊपर ही बताया था Vmax क्या होता है। Vmax सिंपल सा क्या है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब वो मैक्सिमम कितने सबस्ट्रेट को एक बार में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको Vmax बोलते हैं। वो तो आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर वही लिखा है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कोई भी इंजाइम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Vmax बोलते हैं। आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम इनहिबिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। इंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये हो गया, अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कौन करता है। इनहिबिशन का मतलब होता है स्लो डाउन या फिर रोकना, उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कौन कर रहा है या फिर रोक कौन रहा है, या फिर ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो उनको रोक सकते हैं, या फिर कह सकते हो इंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए जो है दो प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हो दो ऐसे कारक होते हैं जो इंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। एक जो होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो इनहिबिटर है, जो कह सकते हो रोकने वाला है, वो दो प्रकार का है। एक तो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि देखो समझने के लिए, देखो क्या होता है, हमारे पास इंजाइम होता है भाई, देखो ऐसे हमारे पास क्या होता है, इंजाइम होता है। इंजाइम क्या करता है भाई, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, सिंपल सा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, फिर इसको क्या करता है, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो ये सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट होता है इसका कॉपी करता है या फिर इसी से कंपटीशन करता है, इसी से कंपटीशन करता है। कंपटीशन करके क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट को यहाँ पर बाइंड नहीं करने देगा, ये सबस्ट्रेट को यहाँ पर बाइंड नहीं करने देगा। इसकी जगह पर क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो जाकर के बाइंड करने लगेगा। यहाँ पर मैं कैपिटल आई से बना दे रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये आकर के यहाँ पर बाइंड करने लगेगा। तो जब ये आकर के इनहिबिटर यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा तो भाई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट भी बन नहीं पाएगा। इसको एक बार मैं और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले थोड़ा रीड करके देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा है। देखो क्या लिखा है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, क्लोजली रिजेंबल करते हैं, किसके, क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये क्या था, इंजाइम था। इंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को बाइंड करता है भाई, यहाँ पर सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। तो मैंने क्या बताया, जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है या फिर क्लोजली रिजेंबल मतलब उसकी नकल करता है। तो यहाँ पर ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर कैसा दिखेगा, एकदम से सबस्ट्रेट के जैसा दिखेगा। तो नॉर्मली इस साइड पर किसको बाइंड करना चाहिए था, सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहिए था और उसको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसकी जगह पर सबस्ट्रेट ना बाइंड करके क्या बाइंड करने लगेगा, इनहिबिटर बाइंड करने लगेगा। क्या बाइंड करने लगेगा, इनहिबिटर बाइंड करने लगेगा। जब इनहिबिटर यहाँ पर आकर के बाइंड करने लगेगा तो ये प्रोडक्ट बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। सबस्ट्रेट बेचारा हमारा बाहर ही खड़ा रह जाएगा। सबस्ट्रेट बेचारा हमारा यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बाहर ही खड़ा होकर के देखता रहेगा, उसके लोकेशन पे कौन बाइंड कर जा रहा है, इनहिबिटर जाकर के बाइंड कर जा रहा है। तो बेचारा सबस्ट्रेट बाहर ही खड़ा होकर के देखता रहेगा और कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बताइए, जो इंजाइम बेचारा सबस्ट्रेट को बाइंड करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना था जिसको, अब वो बेचारा किसको बाइंड करके बैठ गया, इनहिबिटर को बाइंड करके बैठ गया और कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो इंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई कि नहीं, इंजाइम बेचारा सही से काम नहीं कर रहा ना, अभी वो फालतू दूसरा काम करने लगा, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा।
इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, जो बेसिक सबस्ट्रेट जिसको जो है एंजाइम पकड़ करके उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना था, वो सबस्ट्रेट को ना पकड़ करके उसी के जैसा नकल करने वाला दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है। और जब दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा तो वो कभी ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है। वो जो इनहिबिटर होता है वो वेस्ट मटेरियल है, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, या फिर बदलेगा भी तो वो दूसरे रूप में बदलेगा, जो हमको जरूरत है वो तो बनेगा ही नहीं। तो इसी वजह से इसको जो है, इस इनहिबिशन को बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, आगे देखें, देखो क्या कह रहा है। सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर जो होते हैं कंपीट करते हैं एक ही साइट के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जो एंजाइम है उसके पास सेम ही तो एक ही एक्टिव साइट है ना, ये एंजाइम है, इसके पास एक ही एक्टिव साइट है। अब इसी पे कौन लड़ रहा है, इसी पे जो है, इसी पे देख सकते हो, इसी पे सबस्ट्रेट बाइंड करना चाह रहा है, इसी पर इनहिबिटर भी बाइंड करना चाह रहा है। तो दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। तो जो जल्दी पहुंच जाता है वही जो है उसके साथ बाइंड करता है। तो ज्यादातर जो है यहाँ पर इनहिबिटर ही ज्यादातर जाकर के बाइंड कर जाता है, और इस वजह से सबस्ट्रेट जो है कभी भी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम होता है। इसको जो है एक केमिकल है जिसका नाम होता है मैलोनेट, एक केमिकल इसका नाम होता है मैलोनेट। देखो यहाँ पर इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एंजाइम मैंने बनाया, ये कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसको जो है नॉर्मली इसको बाइंड करना चाहिए था किससे, सक्सिनेट के साथ में। इसको बाइंड करना था किसके साथ में, सक्सिनेट के साथ में। यहाँ पर इसको जाकर के बाइंड करना चाहिए था, लेकिन ये सक्सिनेट के साथ ना बाइंड करके, ये सक्सिनेट के साथ ना बाइंड करके इसके साथ कौन बाइंड करने लगा है, मैलोनेट जाकर के बाइंड करने लगा है। ठीक है, मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर है। मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर। ठीक है, कैसा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो कि किससे कंपीट करता है, सक्सिनेट से कंपीट करके जाकर के किससे बाइंड करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से, और सक्सिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक, वही चीज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। तो क्या हो रहा है, मैलोनेट क्या करता है, क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट से। ठीक, सक्सिनेट से रिजेंबल करता है, इस वजह से क्या होता है, ये सक्सिनेट को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता है, मैलोनेट जाकर के वहां पर बाइंड कर जाता है। ठीक, नोट करके एक पॉइंट मैंने बनाया है, इसमें क्या दिखाया है मैंने कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज किया जाता है अक्सर किसको मारने के लिए, बैक्टीरियल पैथोजन को जो है इनहिबिट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। मान लो बैक्टीरियल पैथोजन है, इससे क्या हो गए, आप इन्फेक्ट हो गए, आपकी बॉडी में बैक्टीरियल पैथोजन चला गया। अब इसके पास भी क्या होंगे, कुछ इंजाइम्स होंगे, बैक्टीरियल पैथोजन के कुछ इंजाइम्स होंगे। अब ये क्या करेंगे, मान लो इनको फूड चाहिए होगा, इनको फूड चाहिए। फूड में क्या है, हमारे बॉडी से ये ग्लूकोज लेते होंगे, नॉर्मली ग्लूकोज को लेकर के ये अपना जो है कह सकते हो एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते होंगे, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता होगा। लेकिन हम इनको रोकने के लिए क्या कर देंगे, इनको रोकने के लिए हम लोग जो है बाहर से इनको जो है ग्लूकोज के ही जैसा दिखने वाला कोई दूसरा केमिकल मॉलिक्यूल दे देंगे। इनको ग्लूकोज के ही जैसा दिखने वाला कोई दूसरा केमिकल मॉलिक्यूल दे देंगे। मान लो उसको भी हमने क्या बोल दिया, ऐसा इनहिबिटर बोल दिया, इनहिबिटर बोल दिया। अब यहाँ पर हमने क्या भर दिया, इनहिबिटर भर दिया। अब जैसे यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो ग्लूकोज बाइंड नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज जब बाइंड नहीं करेगा तो एनर्जी भी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या होगा, पैथोजन मरना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई वो फूड बाइंड ही नहीं कर पा रहा, उसकी जगह पर जो हमने केमिकल डाल दिया अपनी बॉडी में वो जाकर के उसके एंजाइम के साथ बाइंड करने लगा है। अब वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहा है, फिर ग्लूकोज को खा ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पैथोजन हमारा मरने लगेगा और छोड़ करके भाग जाएगा। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या था हमारा, नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया कि देखो हमारे पास एंजाइम था, कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होता था, एक साइड के लिए क्या होते थे, दोनों लड़ते थे। जो हमारा सबस्ट्रेट होता था वो भी लड़ता था और जो इनहिबिटर होता था वो भी लड़ता था। लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये एक्टिव साइड के लिए लड़ेगा नहीं, ये अलग लेवल का आदमी है। देखो मान लो ये एक्टिव साइड को हमने एक शेप दिया, ऐसे गोला सा है एक्टिव साइड, ये क्या करेगा, नॉर्मली क्या है, मान लो जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमने सबस्ट्रेट बना दिया। अबे भाई ये पेन चलता क्यों नहीं, ये सबस्ट्रेट बना दिया और ये सबस्ट्रेट कैसा, गोला सा, एकदम मस्त सिंपल। अब ये गोला सा सबस्ट्रेट आकर के इसमें क्या करता है, ऐसे भर के बाइंड कर जाता,
ऐसे भर के बाइंड करता, ठीक। लेकिन क्या होगा, जो नॉन कॉम्पिटिटिव है ये क्या करता है, ये जो एक्टिव साइट है किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, उसके उसके लोकेशन के लिए compete नहीं करेगा, उसके लोकेशन के लिए नहीं जाकर के मैं बैठ जाऊं वहां पर, ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, ये कहीं पर भी, ये इनहिबिटर जो है, ऐसा समझ लीजिए इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, इनहिबिटर जो है ये जाकर के कहीं कोई भी पोजीशन पे जाकर के ऐसे बाइंड कर जाएगा, ऐसे कोई भी पोजीशन पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, और इसके जो है इसकी इसकी जो कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को ही डिफॉर्म कर देगा। देखो पहले कैसा था, गोला सा था, लेकिन इनहिबिटर आकर के, मान लो इनहिबिटर से 4 कोने का है, इनहिबिटर 4 कोने का है और जाकर के इसके साथ बाइंड कर गया। अब ये 4 कोने का इनहिबिटर जब बाइंड करेगा तो ये जो गोला रूप था इसका, आप बताइए जो गोला रूप था ये गोला रह गया क्या? अब देखो ये यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से कैसा हो गया, ऐसे हो गया। अब जब ऐसे हो जाएगा तो ये गोला वाला इसके ऊपर आकर के बैठ पाएगा क्या? ये जो सबस्ट्रेट हमारा कैसा था, गोला सा था, अभी जब भी आकर के इसके ऊपर बैठना चाहेगा तो वहां पर वो कांटे बिछा दिया उसने, वो बैठ ही नहीं पाएगा बेचारा वो। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो जाकर के जो एक्टिव साइट है ना उसका रूप ही बदल देता है, उसके स्ट्रक्चर को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इस केस में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो जाकर के उसके साथ सेट नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर कंपीट नहीं करता है ये सबस्ट्रेट से, बल्कि एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है, ठीक। तो देखते हैं आगे भाई, इसमें क्या लिखा है मैंने, देखिएगा। इनहिबिटर्स डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ये नकल नहीं करते हैं, सबस्ट्रेट का नकल नहीं करते, उसके जैसा दिखाई नहीं देते हैं। द इनहिबिटर बाइंड टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे नहीं जाकर के बाइंड करते, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं, ये कहीं पर भी जाकर के बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। एक्टिव साइट को छोड़ करके कहीं पर भी बाइंड कर जाएंगे और क्या कर देते हैं, चेंज इट्स स्ट्रक्चर, जो एक्टिव साइट होता है उसके स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं। तो इस वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट के ऊपर जाकर के बाइंड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, किसने, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने। एग्जाम्पल देख लें, अगर इसका एग्जाम्पल अगर इसका देखते हैं तो जैसे साइनाइड है, क्या है, साइनाइड। साइनाइड क्या करता है, ये हमारे अंदर जो है एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, मान लो यहाँ पर मैंने वही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम बना दिया, ठीक। अब इसके ऊपर मान लो बीच में ऐसा ये एक्टिव साइट हुआ करता था, तब ये क्या करेगा, जो साइनाइड है हमारा, ये साइनाइड इसके साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा और इसके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। और जैसे इसके एक्टिव साइट को डिस्टर्ब कर देगा तो ये जिसको जो यहाँ पर जो भी इसका एक्टिव साइट था वो भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। जब एक्टिव साइट ही गड़बड़ हो गया तो अब ये जो है सही से आगे जाकर के काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो है ये समझ लो। अब अगर साइनाइड को बताएं तो साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हमारे बॉडी में या फिर कोई लिविंग बीइंग के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है। बताओ जब साइनाइड जो है साइटोक्रोम के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा तो भाई एटीपी का फॉर्मेशन हो पाएगा, वो एंजाइम ही नहीं काम कर पाएगा। जब वो एंजाइम ही नहीं काम कर पाएगा, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है जो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो जब वो एटीपी ही नहीं बना पाएगा तो क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं ना साइनाइड खाने से लोग फटाक से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साइनाइड ने क्या किया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ही जाकर के ब्लॉक कर दिया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी बन ही नहीं पा रही, एटीपी ही नहीं बन पा रहा है। तो इस केस में जो है सडन लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। आगे देखें, आगे देखते हैं भाई। देखो कुछ बहुत सारे ऐसे हमने इंजाइम के बारे में देख लिया भाई, कैसे काम करते हैं, कौन से इंजाइम होते हैं उसके बारे में देखा। तो हम लोग जो है यहाँ पर इंजाइम्स के बारे में जानने के बाद जो है वो जितने भी सारे अलग अलग हमने इंजाइम्स देखे उनको जो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक, क्लासीफाई करते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर, मतलब कौन सा इंजाइम क्या काम करता है, कौन सा इंजाइम क्या काम करता है, उसके बेसिस पर जो है हम लोगों ने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कैसे? देखो क्या लिखा मैंने, कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, मतलब उनके वो कौन सा काम करते हैं या फिर कौन से केमिकल रिएक्शन को, कौन से केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसके बेसिस पर उनको जो है 6 क्लासेस में, 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लास क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से देखिएगा, ऑक्सीडो, ऑक्सीडो का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्टेज, रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी करवाता है और रिडक्शन भी करवाता है। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो इसको जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोल सकते हो आप, या फिर डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, रिडक्शन भी करवा सकता है, और उसके साथ साथ में डिहाइड्रोजिनेशन भी, मतलब दोनों एक ही काम है। ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलो या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, डिहाइड्रोजिनेज बोल सकते हो। ठीक, तो कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं हम लोग। देखो क्या कर रहा है, मान लो कोई केमिकल है S, उसके साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। H मतलब हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई सब्सट्रेट उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तब यहाँ पर ये क्या करेगा, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर काम करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है। ये हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव करवा करके यहाँ से उठा करके इसके पास लगा देगा। तो आप बताइए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, तो यहां से जब हाइड्रोजन हट रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहीं पर जो है, जब बी के साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना भाई, रिडक्शन। तो एक ही बार में जो है ऑक्सीडेशन भी करवा दे रहा है और रिडक्शन भी करवा दे रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, या फिर डिहाइड्रोजिनेज। मतलब ये हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा करके दूसरे वाले पे लगवा दे रहा है। इसी वजह से इसको जो हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट एंजाइम देखें, ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है भाई, ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा है ये क्या करता होगा, ट्रांसफर करवाता होगा। ट्रांसफर किसका करवाता है, ग्रुप्स का करवाता है। ग्रुप्स का, कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो अलग से हमने यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज रख दिया है ना। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ये ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई सबसेट, उसके साथ ग्रुप G लगा हुआ है, इसने यहाँ पर क्या किया, ग्रुप को, इस G ग्रुप को हटा करके B के साथ लगा दिया है। ठीक, ट्रांसफर ही हो रहा है ना, देखो B के साथ लगा दिया तो ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या, ट्रांसफरेज एंजाइम। नेक्स्ट आगे देखते हैं हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या करता है, ये वाटर की मदद से, मतलब कोई भी केमिकल होगा उसके अंदर पानी भर देगा, उसके अंदर क्या करेगा, पानी भर देगा, और पानी भर करके उस केमिकल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, उस केमिकल कंपाउंड को तोड़ देगा। तो ऐसे एंजाइम को जो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। ये किसको किसको तोड़ सकता है, एस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन के अंदर पाया जाता है ना। ग्लाइकोसिडिक मतलब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड में जो है वाटर डाल करके तोड़ सकता है, हाइड्रोलिसिस करवा सकता है। कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में, बॉन्ड्स के बीच में, या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में भी जो है ये हाइड्रोलिसिस करवा सकता है, फिर वाटर डाल करके तोड़ सकता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी था, ए बी में क्या किया, पानी डाल दिया। वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, तो क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है क्या किसके साथ लग गया, H के साथ लग गया, और जो OH बचा हुआ था किसके साथ लग गया, B के साथ लग गया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दूसरे दो कंपाउंड बन गए, या फिर कह सकते हो अलग अलग हो गए। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कौन करवाता है, हाइड्रोलेज एंजाइम करवाता है। आगे देखें, लाइएज एंजाइम है। लाइएज क्या करता है, रिमूवल ऑफ द ग्रुप। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ द ग्रुप। कोई भी ग्रुप को जो है, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड के साथ कोई अलग से ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको क्या करता है, ये रिमूव करवा देता है, और ग्रुप को हटा करके कोई नया ग्रुप वहां पर जोड़ेगा नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर देगा, डबल बॉन्ड जोड़ देगा। मतलब वापस से उनके बॉन्ड को तोड़ करके, मतलब जो मान लो उसके साथ ग्रुप लगे हुए थे उनको हटा करके उनके बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। कैसे डबल बॉन्ड बना देगा, देखो जैसे कार्बन कार्बन है, इसके साथ में एक ग्रुप लगा है X, एक ग्रुप लगा है Y। अब इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। अलग करके इनको निकाल दिया, और इनके बीच में क्या था, पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या हो गया, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड खाली हुआ था वो फ्री हो गया, और फ्री मतलब खाली हुआ था, फ्री हुआ था, एक ही चीज है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ करके सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक, तो रिमूवल ऑफ द ग्रुप, लाइएजेस क्या करता है, रिमूवल ऑफ द ग्रुप करवाता है। नेक्स्ट है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ये भी एक एंजाइम है, ये 5वां क्लास है हमारा। आइसोमेरेज करवा क्या होता है, आइसोमेरिज्म आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप लोग। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर ही बोल दो। मतलब समझो, जैसे मान लो हमने क्या किया, CH3 लिया, CH
टू मान लो, CH2 और फिर CH3। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मान लो हमने क्या लिखा था, एक ग्रुप बनाया CH3 का। देखो स्ट्रक्चर वाइज देखो कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट चेन है और नीचे एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर आइसोमेरेज एंजाइम अगर हम लोग डाल देते हैं, आइसोमेरेज एंजाइम डाल देंगे, तो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, इस CH3 को उठा करके कहीं और लगा देगा, इस CH3 को उठा करके कहीं और लगा देगा। तो केमिकली देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी क्या होगा, इसका सेम ही होगा, मतलब उतने ही नंबर ऑफ कार्बन पाए जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाए जाएंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बदल जाता है। इसको और अच्छे से आप लोग जो है आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना सभी यहाँ के लिए समझ लो कि ये क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करवा देता है, किसका, ऑप्टिकल आइसोमर का। ज्योमेट्रिकल में करवा सकता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में करवा सकता है, या फिर पोजीशन में करवा सकता है, पोजीशन मतलब ये सब इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में रूपांतरित, मतलब केमिकल फार्मूला सबका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक। इसी को ये कौन करवाता है, आइसोमेरेज एंजाइम करवाता है। कौन करवाता है, आइसोमेरेज एंजाइम। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस का सिंपल से मतलब होता है ऐड करना या फिर जोड़ना, लिंक करना। तो लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन काम करता है, लाइगेज एंजाइम ये काम करता है। देखो ए बी था, दो अलग अलग केमिकल थे, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइगेज करता है, ठीक है। लाइगेज जो है इन दोनों को जोड़ देता है। आगे देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं भाई, कोई भी एंजाइम को एंजाइम बनाने के लिए जो है जो जिम्मेदार होता है उसी को जो है हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। एक कंप्लीट एंजाइम जो है कैसे बनता है, कंप्लीट एंजाइम देखो हमने क्या बोला है कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। कोई भी एंजाइम जो है वो किसका बना है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है। एंजाइम को बनाने के लिए क्या है, प्रोटीन पार्ट हमको चाहिए होते हैं। पहली बात तो प्रोटीन ही होता है, लेकिन वो सिंपल सिर्फ प्रोटीन ही जो है वो एंजाइम नहीं बना लेगा अपने मन से, नहीं कि कोई प्रोटीन का पार्ट है वही एंजाइम बना लेगा, ऐसे नहीं होता। उसके साथ में जो है कुछ कारक लगे हुए होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके साथ में प्रोटीन के पार्ट में जुड़ते हैं, तभी जाकर के वो जो है एंजाइम के जैसा बिहेव कर सकता है या फिर वो एंजाइम बना सकता है, ठीक। तो कोई एक कंप्लीट जो एंजाइम मतलब कैसा कोई एक प्रोटीन है जो जब वो एंजाइम के जैसा बिहेव करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक। और उसमें होलो के एक कंप्लीट एंजाइम में या फिर एक होलो एंजाइम में क्या क्या पार्ट होता है, एक प्रोटीन का पार्ट होता है और दूसरा जो है कह सकते हो एक नॉन प्रोटीन का पार्ट होता है। एक प्रोटीन का पार्ट होगा, कोई भी प्रोटीन को एंजाइम बनने के लिए पहले तो उसमें प्रोटीन होगा, उसके साथ में एक उसका दूसरा फैक्टर होगा जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट बोल सकते हैं या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है किसी भी प्रोटीन को एंजाइम बनाने के लिए। और ये जब एंजाइम बन जाएंगे तो इनको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, होलो एंजाइम बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और होलो एंजाइम ही क्या होता है, कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है। अब इसमें से अगर जो है ये फैक्टर को अगर हटा देना हम लोग, अगर ये फैक्टर को हटा दें तो ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये सिर्फ प्रोटीन ही रह जाएगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, प्रोटीन। फिर ये कैटालिटिक पावर इसके पास नहीं रह जाएगी। तो ये कोफैक्टर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं किसी भी एंजाइम को एंजाइम बनाने के लिए। अगर ये एंजाइम ये कोफैक्टर्स नहीं होंगे तो कोई भी एंजाइम नहीं रह पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बन के रह जाएगा। यही समझाना चाह रहा हूं मैं कोफैक्टर में। तो देखते हैं कोफैक्टर में क्या है। देखो कोफैक्टर में क्या बता रहा है भाई कि कोफैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ किसका, एंजाइम के। एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो है कोफैक्टर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार रोल प्ले करता है। व्हेन दे आर रिमूव्ड, मान लो किसी भी एंजाइम में से अगर उसके कोफैक्टर को हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कैटालिटिक पावर खत्म हो जाएगी। उसकी कैटालिटिक पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर उसमें से जो है हमने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया, किसी भी एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर दिया। तो देखते हैं हम लोग भाई कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं। देखो हमारे पास जो है जो कोफैक्टर हैं ये 3 प्रकार के हैं। कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोफैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, इसको याद भी करिएगा क्योंकि इस बार भी नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा ऐसा मेटालिक आयन होता है जो कि कोफैक्टर के जैसा रोल प्ले करता है, ये भी क्वेश्चन था, ठीक। तो देखिएगा पहला कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का कोफैक्टर ही है भाई। कोफैक्टर है, इसका केमिकल नेचर देखते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ होता है, या फिर केमिकल नेचर वाइज देखें तो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। अब ये क्या करता है, ये जो है ये किससे बाइंड करेगा, ऑब्वियस बात है भाई, ऑब्वियस बात है किससे बाइंड करेगा, एपो एंजाइम से, ठीक है। जो प्रोटीन का पार्ट होता है, होलो एंजाइम का जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम,
ठीक है। एपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम से क्या जुड़ता है, कोफैक्टर जुड़ता है, तब जाकर के क्या बनता है, वो होलो एंजाइम बनता है। तो अब ये जो कोफैक्टर है वो क्या है, इसको हम लोग प्रोस्थेटिक बोल रहे हैं। तो ये किसके साथ बाइंड करता है, एपो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। कब बाइंड करता है और कैसे बाइंड करता है देखिएगा। ये जो है एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड करता है। कैसे, टाइटली बाइंड करता है, टाइटली बाइंड करता है और परमानेंटली बाइंड करता है। मतलब ऐसा समझो कि मान लो कोई भी ये प्रोटीन जो है, जब ये, एक सेकेंड यार, कोई जो प्रोटीन है, जैसे देखो ये एंजाइम बना रहा है, तो मान लो इसके साथ ये कोफैक्टर जुड़ना था, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप को मान लो जुड़ना था इसके साथ में, तो ये जब ये प्रोटीन एंजाइम बन रहा था ना, उसी टाइम पे समझ लो ये कोफैक्टर इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये कोफैक्टर इसके साथ में ऐसे जुड़ जाएगा और ये परमानेंटली जुड़ा रहेगा। मतलब इस एंजाइम के पैदाइशी के साथ साथ में, मतलब जब ये इसका बर्थ हुआ उसी टाइम के साथ में इसके साथ ये कोफैक्टर जुड़ जाता है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उस टाइम से जुड़ जाता है, और जब तक ये एंजाइम जिंदा है, जब तक ये काम करता रहेगा, तब तक इसके साथ ये जुड़ा रहता है। तो प्रोस्थेटिक जो ग्रुप जो है वो परमानेंट जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ, अपने एपो एंजाइम के साथ में। जब वो एंजाइम मरेगा तभी जाकर के उससे रिमूव होगा, अदरवाइज वो उससे नहीं अलग होगा। ठीक, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे हीम, जैसे हीम क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है किसके लिए, पर ऑक्सीडेज के लिए, और सॉरी किसके लिए होता है, पर ऑक्सीडेज एंड, हाँ, पर ऑक्सीडेज के लिए एंड कैटेलेज के लिए। कैटेलेज, ये पर ऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम ही है, इनके अंदर पर ऑक्सीडेज और कैटेलेज जो एंजाइम होते हैं उसके लिए जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन है, हीम होता है। हीम जो है इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये परमानेंटली इसके साथ बाइंडेड रहते हैं। आगे देखें, आगे देखें, दूसरा जो है, दूसरा जो कोफैक्टर होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग कोएंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी केमिकल नेचर वाइज देखें ये भी ऑर्गेनिक ही होता है। देखो प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक था और ये भी क्या था, ऑर्गेनिक था। ये क्या करता है, ये भी भाई अपने एपो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। ऑब्वियस बात है, बिना एपो एंजाइम के साथ बाइंड करे एपो एंजाइम बन ही नहीं पाएगा, होलो एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो ये भी बाइंड तो करता है, लेकिन ये ट्रांजिएंटली बाइंड करता है। ट्रांजिएंटली का मतलब क्या हुआ कि जैसे समझो ये एंजाइम है, ये प्रोटीन है, अब इसको एंजाइम बनना है तो इसके साथ क्या बाइंड करना चाहिए, इसका जो फैक्टर है उसको बाइंड करना चाहिए साथ में, तब जाकर के एंजाइम के जैसा बिहेव कर सकता है। तो क्या क्या होता है, ये जो को एंजाइम होता है, ये को एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांजिएंटली बाइंड कर रहा है। ट्रांजिएंटली का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये इसके साथ तब बाइंड करेगा जब इसको जरूरत होगी, जब इसको केमिकल रिएक्शन करना होगा, मतलब समय समय पर जब इसको केमिकल रिएक्शन, मान लो केमिकल रिएक्शन जब इसको करना होगा, तब आकर के जो है ये को एंजाइम इसके साथ बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन करवा देगा, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा ये छोड़ करके चला जाएगा, फिर से अपना घूमने चला जाएगा और वापस से वो प्रोटीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब जब हमारा नॉर्मल एपो एंजाइम जब केमिकली एक्टिव होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ये को एंजाइम जाकर के उसके साथ बाइंड करेंगे और उसका काम करने देंगे, और जैसे काम खत्म होगा को एंजाइम इसको छोड़ करके चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ये ट्रांजिएंटली बाइंड करता है, ओनली ड्यूरिंग द कैटालिसिस, जब केमिकल रिएक्शन करवाना होता है उसी टाइम पर ये बाइंड करता है। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि कोएंजाइम के लिए भी इसेंशियल होते हैं। मतलब देखो ये हमारा एंजाइम इसके साथ में क्या बाइंड करेगा, कोएंजाइम इसके साथ में बाइंड करेगा, लेकिन अब ये कोएंजाइम जो होते हैं ऐसे इसके साथ में बाइंड नहीं कर सकते हैं। इनको भी बाइंड करवाने के लिए इनके लिए मदद करेगा कौन, इनके लिए मदद करता है कुछ विटामिन्स होते हैं जो मदद करते हैं इन को एंजाइम्स को प्रोटीन के साथ जुड़ने में, इनको एंजाइम को प्रोटीन के साथ जुड़ने में। जब तक इनके पास वो विटामिन्स नहीं होंगे तब तक ये जो को एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को एंजाइम का फॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो को एंजाइम्स होते हैं उनके लिए कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये को एंजाइम एज अ को एंजाइम एक्ट भी कर पाते हैं और किसी प्रोटीन के साथ जुड़ करके उनको प्रॉपर तरीके से होलो एंजाइम में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखो, जैसे कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम NAD या फिर NADP, NAD या फिर NADP। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD का फुल फॉर्म होता है। और वहीं NADP का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनके साथ जो है ये क्या है, ये एक प्रकार के कोएंजाइम्स है। NAD और NADP क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं। इनके साथ में जो है विटामिन नियासिन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन नियासिन जो है
कह सकते हो कि ये इसेंशियल रोल प्ले करता है। जब तक विटामिन नियासिन जो है NAD और NADP के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक ये जो है किसी प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड नहीं कर सकता है, या फिर कह सकते हो तब तक जो है ये किसी भी एपो एंजाइम को होलो एंजाइम के जैसा एक्ट नहीं करवा पाएगा। ठीक है, कोई एंजाइम किसी भी प्रोटीन को एंजाइम बनाएगा लेकिन उसके साथ में भी क्या होंगे, कुछ विटामिन जो है उसके साथ लगे होंगे। विटामिन नियासिन को ही क्या बोलते हैं, विटामिन B3 भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन नियासिन ही क्या होता है, विटामिन B3 होता है। ये तो हो गया हमारा कोएंजाइम, ये हो गया हमारा कोएंजाइम। अब आगे देखते हैं, कुछ मेटल्स आयन जो होते हैं, कुछ मेटल आयंस भी होते हैं जो कि कह सकते हो आप कोफैक्टर के जैसा रोल प्ले करते हैं। मेटल आयन कैसे होते हैं, केमिकल नेचर में देखें अगर इनको, ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या करते हैं, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ द साइड चेन, with side chain of the active site, with side chain of the active site, and at the same time ये coordinate bond बनाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। इसको समझिए, इसको समझिए कैसे समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये क्या है, ये प्रोटीन का पार्ट है जो कि इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। देखो क्या होता है, मेटल आयन है। मेटल आयन में समझ लो, मैंने मान लो यहाँ पर एक मेटल आयन लिया जिंक, ये लिया जिंक, ये लिया जिंक, ये लिया जिंक। अब ये जिंक क्या करता है, ये प्रोटीन के साथ पहले बाइंड करेगा। ठीक है, ये मान लो प्रोटीन है पीछे, ये प्रोटीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन के साथ क्या करता है, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे प्रोटीन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऐसे समझ। तो यहाँ पर ये चल रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये पहले प्रोटीन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ में एक्टिव साइट, बीच में क्या है, एक्टिव साइट है। यहाँ पर मान लो ये एक्टिव साइट हो गया। ये एक्टिव साइट में क्या होगा, जाकर के सबस्ट्रेट ऐड होगा भाई, यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड होगा। तो सबस्ट्रेट के साथ में भी क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सबस्ट्रेट के साथ में भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे ये सबस्ट्रेट के साथ में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो ये जो मेटेलिक आयन होते हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू मदद करते हैं किसी भी प्रोटीन को एंजाइम के जैसा एक्ट कराने में। ये क्या करेंगे भाई, पहले कोई प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या करेंगे, ये जा करके, जैसे कोई भी मेटेलिक आयन होगा, ये जा करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आगे से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा जिसके साथ जो है सबस्ट्रेट जा करके जुड़ेगा। तो सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर प्रोटीन के पार्ट से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, बल्कि ये जो मेटेलिक आयन होते हैं, ये जो मेटेलिक आयन होते हैं उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ता है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। ठीक, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है भाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ में, साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट के साइड चेन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और उसी के साथ साथ में उसी सेम टाइम पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल अगर देख ले हम लोग, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक, ये इस बार नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, इस बार का 2024 के पेपर में पूछा गया था कि जिंक जो है, मतलब ऐसा पूछा गया था कि कौन सा कोफैक्टर जो है, कौन सा कोफैक्टर जो है मेटेलिक, मतलब कौन सा मेटेलिक आयन जो है कोफैक्टर के रूप में काम करता है। तो जिंक जो है, जिंक ऐसा मेटेलिक आयन होता है जो क्या करता है, कोफैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक, कोफैक्टर के रूप में काम करता है। एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम के साथ में जो है ये एज अ कोफैक्टर काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका एंजाइम वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि भाई कौन कौन से कोफैक्टर होते हैं, कोई भी एंजाइम को कौन कोफैक्टर बनाता है, या फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरे एंजाइम्स को जो है देख लिया है अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग उस पर एकदम से सवाल पूछ सकते हैं बिना हिचके हुए। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।